मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आकलन के प्रतिमान, जिसमें आता है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और अधिगम के रूप में आकलन। यहाँ पर आकलन के जगह पर मूल्यांकन भी रहेगा, फिर भी आंसर सेम होगा, मतलब दोनों चीज़ सेम ही होता है। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने के लिए आकलन। कोई भी चीज़ सीखने या सिखाने के लिए जो आकलन या मूल्यांकन किया जाता है उसी को कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। इसमें आता है निर्माणात्मक, निर्माणात्मक आकलन या मूल्यांकन, जो सालों भर चलते रहता है, पढ़ाई के दौरान चलते रहता है, उसी को बोलते हैं निर्माणात्मक आकलन या मूल्यांकन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है निदानात्मक आकलन या मूल्यांकन। निदान मतलब क्या होता है, किसी समस्या का पता लगाना, बच्चों में क्या कमी है उसका पता लगाना होता है निदानात्मक आकलन। ग्रेड या स्कोर नहीं दिया जाता है इसमें, पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान होता रहता है। पढ़ाने से पहले क्यों होता है, बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, उसका पूर्व ज्ञान जानेंगे कितना नॉलेज है तभी तो उससे आगे उसे पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के दौरान भी होते रहता है, तो ये होता है पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के दौरान, और ये वाला जो होता है पढ़ाने के बाद होता है। इसमें आता है अवलोकन। अवलोकन क्या, जैसे बच्चा क्वेश्चन बना रहा है या कुछ पढ़ रहा है तो उसको हम लोग देखते रहेंगे कि किस तरह से पढ़ रहा है, कहीं गलती करेगा तो फिर उसे बताएंगे, अवलोकन करना हुआ। गृह कार्य देना, गृह कार्य उसे क्यों देते हैं, ताकि वो सीख सके। क्लास टेस्ट या दत्त कार्य असाइनमेंट क्यों देते हैं, बच्चे को सिखाने के लिए। प्रवेश परीक्षा, स्कूल में प्रवेश से पहले उसे परीक्षा जो लिया जाता है क्यों लिया जाता है, ताकि बच्चों का कितना नॉलेज है वो जान सके और उस अनुसार उसे एडमिशन दे सके। बच्चा का नॉलेज कम रहेगा और आगे के क्लास में एडमिशन दे देंगे तो उसे दिक्कत होगी। शिक्षण विधि का चयन करना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही शिक्षण विधि से प्रत्येक बच्चा समझ जाए, इसीलिए किस तरह का शिक्षण विधि का चयन करें ताकि बच्चा सीख सके। तो शिक्षण विधि का चयन क्यों करते, बच्चे को सिखाने के लिए, इसीलिए शिक्षण विधि का चयन करना भी इसी में आएगा। विषय वस्तु का निर्माण करना इसी में आएगा। क्षमता जानना, इसका क्या मतलब होता है, बच्चों का क्षमता जानना, बच्चा में क्या क्षमता है वो जानेंगे तभी तो उस अनुसार उसे पढ़ाएंगे। क्षमता से ज़्यादा पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। रुचि पहचानना, बच्चों का रुचि किस चीज़ में है उसको जानना जरूरी है। उसके बाद अभ्यास, जैसे कोई भी फाइनल मैच खेलने से पहले अभ्यास मैच खेला जाता है, तो अभ्यास जो होता है वही अभ्यास हुआ सीखने के लिए, मतलब सीखने के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। और फाइनल मैच जो खेला जाएगा ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि फाइनल मैच जो होता है सीख लेने के बाद होता है, अभ्यास मैच सीखने के लिए होता है, तो अभ्यास मैच इसमें आएगा और फाइनल मैच इसमें आएगा। जैसे हम लोग बच्चों को अच्छा नागरिक बना सके, अच्छा से पढ़ा लिखा सके, उसे सिखा सके, उसके लिए हमने आरटीई एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते हैं। तो शिक्षा नीति बनाते हैं या आरटीई एक्ट जो भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए बनाते हैं, ताकि बच्चा अच्छा से सीख सके। तो इसीलिए ये सब जो बनाना हुआ, शिक्षा नीति बनाना, आरटीई एक्ट बनाना, ये सब किस में आ जाएगा, अधिगम के लिए आकलन में आ जाएगा। और फिर जब बच्चा शिक्षा नीति जब लागू हो गया या आरटीई एक्ट लागू हो गया, फिर 5 साल या 10 साल बाद उसका हम अवलोकन करेंगे, हमने जो शिक्षा नीति या आरटीई एक्ट या एनसीएफ जो लागू किया था, जिस उद्देश्य के लिए लागू किया था, क्या उसे पूरा कर पाया। तो उसे 5 या 10 साल बाद उसका जो अवलोकन करेंगे तो अवलोकन करना हो जाएगा, इसमें आएगा, अधिगम का आकलन में आ जाएगा। लेकिन जब बनाए हैं तो इसमें आएगा, शिक्षा नीति बनाना इसमें, और उसके बाद शिक्षा नीति का अवलोकन करना, क्या आपने उद्देश्य पर खरा उतर पाया या नहीं, ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें अधिगम के लिए आकलन मतलब हो गया कि बच्चों, इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को सिखाना, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बीच बीच में पढ़ाई के दौरान भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा, अधिगम के लिए आकलन में आ जाएगा। फिर दूसरा है अधिगम का आकलन, मतलब सीखने का आकलन। अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने का आकलन, बच्चों को हमने क्या सिखाया उसका आकलन करना। तो इसमें आ जाएगा योगात्मक, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद साल के अंत में जो मूल्यांकन करते हैं, यह अधिगम प्रक्रिया के अंत में होता है। इसमें ग्रेड या स्कोर दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता था, इसमें दिया जाता है। यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चे को सिखा देता है तो वह आकलन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है। जैसे छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, शिक्षा नीति का अवलोकन, मतलब शिक्षा नीति बनाए, सिखाने के लिए बनाए, तो इसमें आ जाएगा। और उसका जो अवलोकन करेंगे, उसमें अवलोकन इसलिए करते हैं कि आपने उम्मीद पर खरा उतरा या नहीं, तो ये इसमें आ जाएगा। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं,
दोनों को बराबर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक्टिव होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना सकता है, ये भी बना सकता है, दोनों सवाल जवाब करते हैं। इसमें जो है शिक्षक क्वेश्चन तैयार करते हैं, वो अवलोकन करते रहते हैं, बच्चा उसका चुपचाप आंसर देते रहता है। तो इसमें मान सकते हैं कि टीचर ज़्यादा मतलब एक्टिव है, स्टूडेंट थोड़ा कम है। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप एक्टिविटी करवाता है। यह क्रियाकलाप एक प्रकार का अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेता है अवलोकन के द्वारा। जैसे कोई एक्टिविटी बच्चों को दे दिया गया, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है और शिक्षक उसका अवलोकन करता है, इस तरह से बच्चों का मूल्यांकन हो जाता है। इसमें टीचर कम एक्टिव रहता है या नहीं एक्टिव रहता है और स्टूडेंट जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसमें सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब बच्चा खुद से खुद का आकलन करते हैं। पीर असेसमेंट मतलब ग्रुप असेसमेंट, ग्रुप आकलन मतलब सहपाठी के द्वारा आकलन होता है। ये एक बच्चा दूसरे का आकलन कर लेता है और वो बच्चा इसका आकलन कर लेता है। तो ग्रुप आकलन और खुद से खुद का आकलन भी इसमें होता है, तो इसी को बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन। चौथा है अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग, मतलब अधिगम के अंदर आकलन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एनसीईआरटी का बुक का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें बूझो और पहेली इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहता है। एनसीईआरटी पुस्तक के बीच बीच में कुछ अन्य जानकारी दिया रहेगा या बीच बीच में कुछ क्वेश्चन किया रहेगा, तो बच्चा उसका जवाब देता है या बच्चे अपने अपने विचार उसमें व्यक्त करते हैं। तो इस तरह का जो आकलन हो गया अधिगम में आकलन हो गया। शिक्षक बस सुगमकर्ता के रूप में होता है इसमें, मतलब टीचर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है, स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे एनसीईआरटी का बुक पढ़ने के दौरान बीच बीच में इस तरह का रहता है, बात बोलो भेद खोलो, इस तरह से कुछ जानकारी दिया रहता है। या पढ़ने के दौरान इस तरह से रहेगा, कार्टून बूझे, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन किया रहेगा और बच्चा अपने अपने हिसाब से उसका जवाब देगा। तो इस तरह से इसमें जो होता है अधिगम में आकलन हो जाता है। तो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न 1, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? ए में है सीखने के लिए आकलन, बी में है सीखने का आकलन, सी में है आकलन के लिए सीखना। तो आकलन के लिए सीखना ऐसा तो होता ही नहीं है कुछ, तो ये पहले कट गया। डी में है आकलन का सीखना, ये भी नहीं होता है, तो ये पहले कट गया। अब इसमें देखिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। क्षेत्र भ्रमण से वापस आने के बाद फिर क्लास में तुरंत उसी दिन उस पर चर्चा क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे यदि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ चीज़ छूट गया हो, कुछ चीज़ को वो नहीं देख पाया हो या नहीं समझ पाया हो, तो शिक्षक उसे बताएंगे, फिर बच्चे उसे सीख लेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। मतलब क्षेत्र भ्रमण से वापस आने के बाद उस पर तुरंत चर्चा क्यों कर रहा है? सीखने के लिए कर रहा है। यदि वही रहता है कि क्षेत्र भ्रमण से आने के बाद 2 दिन 4 दिन बाद या नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो क्या सीखा है उसके बारे में जानना चाह रहा है शिक्षक। लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं है, ऐसा यहाँ है, यहाँ पर ऐसा है कि वापस आने पर तुरंत मतलब उसी दिन उस पर चर्चा हो रहा है, मतलब सीखने के लिए आकलन। प्रश्न 2 है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? मतलब खाना पकाते समय है, खाना पकाते समय। यदि खाना पका लिया है उसके बाद उसका टेस्ट किया तो मतलब कैसा खाना बना है, क्या सीखा है, उसका आकलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, खाना पकाते समय है। खाना पकाते समय बीच बीच में जो टेस्ट करता है इसीलिए किया जाता है कि यदि कहीं नमक कम हो या कोई भी चीज़ कम लगे तो फिर से उसमें डाल दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर अभी सीखने के लिए है, बीच बीच में ही कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। मतलब स्व आकलन। स्व आकलन क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। स्व आकलन मतलब बच्चा खुद से खुद का आकलन करेगा या सहपाठियों द्वारा आकलन होगा, तो वो होता है सीखने के रूप में आकलन या सीखने के समान आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह है सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये तो होगा नहीं। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ये सब तो होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीखने के समान आकलन। प्रश्न 4, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन जो चौथा वाला जो बताए थे
किस लिए आवश्यक है। ग्रेड एवं अंक देने के लिए ये तो होता नहीं, ग्रेड एवं अंक तो दिया जाता है सीखने का आकलन में, तो ये तो होगा नहीं। जांच परीक्षा भी ये होगा नहीं। पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य, मतलब बच्चा को अलग अलग समूह में बांटने के लिए, कमज़ोर है, ये तेज है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, तो ये तो निगेटिव चीज़ है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, प्रेरणा के लिए। एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं उसमें बीच बीच में जो बूझा और पहेली नाम से जो क्वेश्चन किया रहता है, क्यों रहता है, इसीलिए रहता है ताकि बच्चे उससे प्रेरित हो और उसे समझने में आसानी हो। तो अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, तो प्रेरणा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5, सीखने डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो बारी बारी से सभी ऑप्शन को, जैसे इसको यहाँ डालेंगे, इसको यहाँ डाल के चेक करेंगे तो पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डालते हैं, सीखने का आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर को तो करता नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी में है, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर, इसमें भी अंतर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, के लिए यदि यहाँ पर डाल देते हैं और संबंधों को यहाँ पर डाल देते हैं तो होगा सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ खाली जगह पाएगा के लिए और यहाँ खाली जगह पाएगा संबंध हो।